टॉपिक है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये टॉपिक अपने आप में हम कह सकते हैं कि ये सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा का टॉपिक है, सिविल सर्विस प्रीलिम का टॉपिक है कि बैंकिंग एग्जाम का टॉपिक है। और मैं कहता हूँ ये तो हमारे रोज की जीवन डेली लाइफ का टॉपिक है। तो बेसिकली सिविल सर्विस प्री एग्जाम में जो सीसेट का पेपर होता है उसमें उस सीसेट के पेपर में ये प्री का टॉपिक है। मेन के अंतर्गत जो आपका सीसेट का पेपर होता है, मेन का आपका जो सीसेट का पेपर होता है एथिक्स का पेपर होता है, उस एथिक्स के पेपर में जो केस स्टडी आती है वो केस स्टडी भी जिसकी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस जिसको बहुत अच्छे से पता है उसी की केस स्टडी ज़्यादातर सही होती है और उसी के केस स्टडी को सबसे ज़्यादा मार्क्स भी एग्जाम में मिलते हैं। अब बात आती है कि डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन स्किल आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। तो डिसीजन मेकिंग आप तभी कर पाओगे जब आप अपने लोअर स्टाफ से या जहां प्रॉब्लम है उससे कम्युनिकेट करके समस्या समझ पाओगे। तो यदि आपका उनसे कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, यदि आपका उनसे कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं, आपका लोअर स्टाफ आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता तो आपको समय पर समस्या पता ही नहीं चलेगी। सेकंड थिंग, आपको समस्या की जानकारी अपने इमीडिएट बॉस या मिनिस्ट्री लेवल पे देनी है, लेकिन मिनिस्ट्री लेवल से आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है या आपके अंदर बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हुनर नहीं है, मैं बोलूं तो दोनों मामलों में आपका डिसीजन मेकिंग रिजेक्ट हो जाएगा और या मैं कहूं एक्सेप्टेंस उसका नहीं होगा। अब बात आती है, पहले एक लाइन में आज के टॉपिक को बोल दूं मैं। आज का टॉपिक है मेंटल एबिलिटी एंड एलआर विद रेफरेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। और कल का टॉपिक आपको पता होगा एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस विद रेफरेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये मैंने यूपीएससी के सिलेबस के कई चीजों को 2 दिन में मिला दिया है और ये 2 दिन के लेक्चर की मैं ये गारंटी लेता हूं कि यदि कोई ये 2 दिन के लेक्चर ध्यान से सुनेगा, व्यवहारिक रूप से सुनेगा, तो सीसेट के पेपर में उसका डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन गलत नहीं होगा और वहां केस स्टडी में उसको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। अब पहली बात, किसी सिविल सर्विस एग्जाम में डिसीजन मेकिंग शामिल करने का क्या रीजन है? रीजन ये है कि एक आईएएस अधिकारी को अपने पूरे जीवन आईएएस अधिकारी को अपने पूरे जीवन में डिसीजन मेकिंग ही करनी है। थ्रू आउट द लाइफ वो डिसीजन मेकिंग ही करेगा। एक आईएएस अधिकारी कितने डिसीजन लेता है? अभी लॉकडाउन का दौर है, इस लॉकडाउन में आप आईएएस के पावर भी समझ रहे होंगे, आईएएस की शक्तियों को भी समझ रहे होंगे, आईएएस कैसे निर्णय लेता है, और ये भी समझ रहे होंगे कि आईएएस के सामने, एक कलेक्टर के सामने क्या चुनौतियां हैं। अचानक से किसी क्षेत्र में कोरोना के पेशेंट बढ़ जाते हैं, निर्णय लेना है, पूरी सरकार पूरा देश आज इस निर्णय की दुविधा में है कि लॉकडाउन खोला जाए कि जारी रखा जाए। यदि खोला जाए तो किन मामलों में खोला जाए और जारी रखा जाए तो किन मामलों में जारी रखा जाए। ये पूरी जद्दोजहद न केवल सरकार के सामने है बल्कि आईएएस अधिकारियों के सामने भी है, कलेक्टर और
दूसरे अधिकारियों के सामने, मतलब डिसीजन मेकिंग। और यही तो केस स्टडी है। केस स्टडी क्या होती है? अपने आप में डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया होती है। तो आपको आज मैं एक केस स्टडी भी सॉल्व कराऊंगा जो एमपीपीएससी 2018 के एग्जाम में पूछी गई है 35 मार्क्स की। वो आपको मैं केस स्टडी भी यहाँ पे आज सॉल्व कराऊंगा, ध्यान रखना। शुरू करते हैं। तो मैंने कहा कि मैंने टॉपिक को 2 दिन लिया, एक आज का दिन और एक कल का दिन। पहले उसका रीजन बता देता हूं। मैंने आज टाइटल रखा मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, हिंदी में बोले मानसिक योग्यता एवं तार्किक क्षमता विद रेफरेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण के लिए कितनी जरूरी है। सेकंड मैंने टॉपिक लिया, आज कल का टॉपिक लिया एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, नैतिकता, सत्यनिष्ठा और भावनात्मक बुद्धिमत्ता विद रेफरेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। आप सोचो कि मैंने प्री परीक्षा को एक पेपर को और मेन परीक्षा के एक पेपर को, पूरे एथिक्स के पेपर को, और यहाँ प्री परीक्षा के सीसेट के पेपर को मिला दिया। और केस स्टडी में कहता हूं कि पूरा डिसीजन मेकिंग है, और आपका जीवन पूरा डिसीजन मेकिंग है। जिसको डिसीजन मेकिंग आती है, जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, उसके जीवन में समस्या नहीं आती। ये आती है तो उस समस्या को कैसे सॉल्व करना है उसको ये भी बहुत अच्छे से आता है। और अच्छा मैनेजर भी वही होता है जो अच्छी डिसीजन मेकिंग करता है, अच्छे से जो मैनेज करता है। और अच्छा मैनेजर अच्छा सामाजिक प्राणी भी होता है, अच्छा प्रशासनिक प्राणी भी होता है। ये सब एक भूमिका है इस लेक्चर की शुरू करने की। अब लेक्चर को शुरू कर रहा हूं मैं। निर्णय निर्माण, जिसके लिए ये आज और कल की क्लास को मैं ले रहा हूं। क्या है निर्णय निर्माण? डिसीजन मेकिंग क्या है? आप यदि बुक में लिखा देखेंगे तो निर्णय निर्माण प्रक्रिया लिखा रहता है। हम जब बोलते हैं तो बोलते हैं निर्णय। निर्णय का मतलब होता है कि डिसीजन हो गया, जैसे कि जुडिशरी ने कोई निर्णय लिया, वो निर्णय हो गया, डिफाइनल हो गया। एक्चुअल में निर्णय निर्माण क्या है कि आप डिसीजन कैसे लेते हो, किन तथ्यों के आधार पर आप निर्णय लेते हो, ये निर्णय निर्माण। तो कोई भी इंसान हो, ये मुझे कुछ छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं, बच्ची दिख रही है, आपको आईएएस की तैयारी करनी है, पीएससी की तैयारी करनी है, आपको बैंकिंग करनी है, कुछ नहीं करना है, खेती करनी है। ये निर्णय भी लेना है आपको। कुछ ना कुछ निर्णय आपको अपने करियर का लेना है ना? तो इन सब में, जीवन के प्रत्येक कार्य में, यहां तक कि आप मनुष्य हो, मनुष्य होने के नाते आपको हर क्षण निर्णय लेना है। पर वो निर्णय लेने की प्रक्रिया आपकी इतनी क्विक होती है, इतनी तेज होती है कि आप उस प्रक्रिया पे बहुत ज्यादा विचार नहीं करते। आज उस प्रक्रिया पे हम विचार करेंगे और उस प्रक्रिया को कैसे प्यूरिफाई किया जाए जिससे रिजल्ट बहुत अच्छा निर्णय आए। तो वो प्यूरिफिकेशन 2 दिन लगेगा करने में, एक आज और एक कल। चल, निर्णय क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ विकल्पों में से कई विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर लेना। उदाहरण के लिए लॉकडाउन चल रहा है, कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, कुछ ट्रेन से जा रहे हैं, कुछ इंतजार कर रहे थे कि फ्लाइट शुरू होगी तब जाएंगे, कुछ साइकिल से निकल गए, कुछ रिक्शे से निकल गए। सबने भाई एक जैसा निर्णय क्यों नहीं लिया? सबकी परिस्थितियां अलग अलग थी।
सबकी परिस्थितियां अलग अलग थी। तो परिस्थितियां अलग अलग होने की वजह से सबके पास विकल्प अलग अलग थे, निर्णय लेने की चॉइस अलग अलग थी। चॉइस अलग अलग होने से निर्णय अलग अलग लिए गए। अब जिसके पास पैसे ही खत्म हो गए और जिसका गांव 100 किलोमीटर दूर है, तो आप बताओ वो क्या रेल इंतजार करने का शुरू करेगा कि फ्लाइट का इंतजार करेगा? वो तो चल देगा पैदल। और जिसके के पास पैसा है, सुविधा में रह रहा है, एयर कंडीशन में रह रहा है, पर वो अपने घर से दूर है, जैसे सलमान खान अपने फार्म हाउस में हैं, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, तो वो क्या पैदल अपने घर जाने का निर्णय लेंगे क्या, कि बस चलने का निर्णय लेंगे क्या? दिलीप शालिनी नाम की एक बच्ची जुड़ी हुई है। बेटा बहुत अच्छे से आप सुन रहे हो, और ऐसी जागरूकता हमेशा आप रखो। बहुत अच्छा आप डिसीजन लोगे अपने करियर के बारे में। खैर, तो अलग अलग समय पे अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार आप निर्णय लेते हो। परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेते समय आपको किस प्रकार के विकल्प उपलब्ध हैं, उन विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ चयन आपको करना है। जैसे कि आप मान लो तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी बड़ी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली में हो, इंदौर में हो, भोपाल में हो, अचानक से आपको फोन आता है आपके घर से कि भैया तुम थोड़ा जल्दी घर आ जाओ, घर में कोई काम है। ये सामान्य घटना है। तो आप क्या करोगे? हवाई जहाज से जाओगे? हो सकता है नहीं चलती हवाई जहाज, तो क्या कर लोगे? बस से जाओगे? ट्रेन से जाओगे? कैसे जाओगे? अब ये किस बात पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितने विकल्प उपलब्ध हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। तो उन्हीं सर्व विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्पों को तलाश लेना ही निर्णय निर्माण प्रक्रिया है। अब अपन बात करते हैं कि कैसे तलाश लेंगे अपन, कोई बड़ी बात नहीं है। निर्णय निर्माण प्रक्रिया के 3 स्टेप होते हैं। बहुत ध्यान से दिमाग में बैठा लो, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सुनना। आप स्टूडेंट हो, आप खेती करते हो, आप कुछ भी हो, एक मनुष्य हो, आपको ये निर्णय निर्माण हमेशा काम आएगा। और आईएएस में आपका सिलेक्शन बस नहीं कराएगा, पीएससी में आपका सिलेक्शन बस नहीं कराएगा, एक आपको अच्छा सिविल सर्वेंट भी बनाएगा ये डिसीजन मेकिंग। निर्णय निर्माण प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं, आई डी सी। आई फॉर इंटेलिजेंस, डी फॉर डिजाइन और सी फॉर चॉइस। आई फॉर इंटेलिजेंस, जिसमें समस्या को पता लगाया जाता है कि एक्चुअल में समस्या है क्या। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो ना, तो सबसे पहले तो वो आपसे पूछता है, कम्युनिकेशन करता है कि समस्या क्या है। तो वैसे ही तभी तो वो निर्णय लेगा कि आपको क्या ट्रीटमेंट देना है। तो आई वही प्रक्रिया है जिसमें समस्या का पता लगाया जाता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो आप समस्या पता लगाने में गलती कर जाओगे। तो कभी कभी आप डॉक्टर के बात से वापस आते हो और सीढ़ी उतरते ही कहते यार ये कैसा डॉक्टर था, इसने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि तुम्हें बीमारी क्या है, बस एक लाइन में सुन लिया और दवाई लिख दी। जब तक मुझसे पूछेगा नहीं मुझे समस्या क्या है, तो ये दवाई कैसे लिख दी इसने? शायद कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं प्रॉपर। तो समस्या का पता लगाना निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का पहला चरण है, जिसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल जरूरी होता है। इसलिए आईएएस में कम्युनिकेशन स्किल सिलेबस में डाला गया है। सेकंड बात, निर्णय निर्माण प्रक्रिया का सेकंड चरण या सेकंड स्टेप क्या है कि डिजाइन। समस्या पता कर ली आपने, अब डिजाइन करना है, मतलब आपको समस्या को हल करने के विकल्प तलाशने हैं कि ये समस्या कितने विकल्पों से उपलब्ध हल हो सकती है। जैसे कोरोना बीमारी फैली है ना,
ये कोरोना ने एग्जाम्पल दे दिए, ये बढ़िया है सब चीजों की, है ना, चाहे जिस चीज से जोड़ दो। तो एक आईएएस अधिकारी को निर्णय लेते समय पहले तो पता करना होता है भैया किस क्षेत्र में समस्या है, ये समस्या क्यों है, बाहर से आए लोगों के कारण समस्या हुई है, कि कोई संक्रमित है जिसके बारे में हम पता नहीं कर पाए हैं, कि कोई जानबूझ के संक्रमण फैला रहा है, कि यहाँ पे गंदगी है। समस्या पता करनी है। समस्या पता करने के बाद अब समस्या को हल करने के विकल्प तलाशने हैं, कि कितने लोगों को क्वारंटाइन करना है, लॉकडाउन का किस लेवल पे लाना है, कि कर्फ्यू लगाना है। अब उसको विकल्प तलाशने पड़ेंगे। अब उन विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का आपको चयन करना पड़ेगा। अब आपको यह देखना पड़ेगा कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोग क्या वास्तव में रोज कमाने रोज खाने वाले थे, तो मैं कर्फ्यू लगा दूंगा तो ये तो भूखे मर जाएंगे, मैं कर्फ्यू लगा दूंगा तो ये भूखे मर जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, यदि कर्फ्यू लगाना है तो पहले इनके लिए राशन पानी की व्यवस्था करनी है। तो आपको अब निर्णय लेते समय विकल्प तलाशने पड़ेंगे, तब कहीं जाके आप अच्छा निर्णय ले पाओगे। तो 2 स्टेप याद हुए, आपको याद करना है। कोई सेमिनार नहीं है, ये कोई भाषण नहीं है, क्लास है, आपको नंबर दिलाएगी। पहली बात, आई फॉर इंटेलिजेंस, समस्या का पता लगाना। सेकेंड थिंग, डी फॉर डिजाइन, समस्या हल करने के समस्त विकल्पों को तलाशना। सी फॉर चॉइस, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। अब आपके पास सब विकल्प हैं, उन विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा है उस तक पहुंचना। अब ये सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनने की जो प्रक्रिया होती है ना, यही आपको अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनाती है, और पूरी माथापच्ची इसी की है। 3 स्टेप पहले याद हुए। आई फॉर इंटेलिजेंस, इसमें समस्या का पता लगाया जाएगा। डी फॉर डिजाइन, डी फॉर डिजाइन, जिसमें आप समस्या को विकल्प तलाशोगे। और सी फॉर चॉइस, जिसमें उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करोगे। ये 3 स्टेप है। अब तीनों स्टेप के लिए मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। ये तीनों स्टेप अपन को आज और कल की क्लास में पढ़ना है। हो सकता है कि टॉपिक को पूरा करने के लिए मुझे कुछ आपके निर्धारित समय से एक्स्ट्रा समय भी क्लास लेनी पड़ जाए, लेकिन आपको ये पूरा क्लियर कराऊंगा। अब इस निर्णय के 3 चरण में, पहला चरण है समस्या का पता लगाना। समस्या का पता लगाने मतलब क्या होता है, फैक्ट इकट्ठे करना, यही होता है किसी चीज का पता लगाना। कभी कभी कोई बहुत बड़ा डॉक्टर होता है, उसके पास टाइम नहीं होता है, तो आप उसके पास जाते हो। कई तो ऐसे ही होते हैं फोकट, फिर भी वो जबरदस्ती दिखाने के लिए करते हैं ऐसा कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं। तो वो क्या करता है, एक बच्ची को बैठा लेता है बाहर, बोलता है सर जब तक दूसरे पेशेंट को देख रहे हैं आप ये फॉर्म भरिए। उस फॉर्म में लिखा रहता है आपका नाम, आपकी उम्र, आपका ब्लड ग्रुप, आपके घर में किसी को डायबिटीज है, आपके घर में किसी को ब्लड प्रेशर है, तमाम जीवन भर की चीजें आपकी। अच्छी चीज है, हालांकि ये अच्छे डॉक्टर करते हैं ये। तो वो क्या कर रहा है, डेटा कलेक्शन कर रहा है आपके बारे में। आपके बारे में क्या कर रहा है, डेटा कलेक्शन कर रहा है। आपकी बॉडी में कौन सी बीमारी है, कौन सा अंग आपका पहले से प्रभावित है, इस प्रकार से कर रहा है डेटा कलेक्शन। ये होता है तथ्यों की परख करना। आप एक प्रशासनिक अधिकारी हो, आपके शहर में एक कलेक्टर हो, आप आपके शहर में दंगा फैल गया, तो आप सीधा निर्णय ले लोगी क्या? सबसे पहले क्या करोगे, आई समस्या क्यों हुई, तो समस्या क्यों हुई के लिए आप अधिकारियों को बुलाओगे, पूछोगे ये दंगा क्यों हुआ, मतलब आप फैक्ट तलाशोगे। अब दंगा जिन 2 कम्युनिटीज के बीच हुआ,
और उनको जिसने लीड किया उनका बैकग्राउंड तलाशोगे। कर्फ्यू लगाना है, किनके लीडर से बात करनी है, कि सीधी पुलिस कार्रवाई करनी है, कि समझाइश करने जाना है, क्या करना है ये आप तभी तो निर्णय लोगे। तो यहाँ पे तथ्य आपको तलाशने हैं। अब आपके लोअर अधिकारी, निचले स्तर के अधिकारी आपको तथ्य सही दे रहे हैं, या कहीं आप ही वो अधिकारी हो जिसको तथ्य लेने जाना है। जब आप बहुत बड़े आईएएस बन जाते हो, सेक्रेटरी लेवल के आईएएस बन जाते हो, अच्छा पढ़ोगे बन जाओगे भैया। जब आप सेक्रेटरी लेवल के आईएएस बन जाते हो तो आपने देखा होगा बहुत बड़ा कहीं कांड हो गया, गोधरा कांड हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो जांच किसको दी जाती है? सीनियर आईएएस अधिकारी को। तो सीनियर आईएएस अधिकारी क्या करता है? सबसे पहले दिन न्यूज में आता है कि वो घटना स्थल पर गए। काहे के लिए गए? तथ्यों को तलाशने के लिए गए, लोगों से बातचीत करने के लिए गए। जब लोगों से बातचीत करेंगे तभी तो तथ्य तलाशेंगे। तो उन्होंने तथ्य तलाशे, तो कौन से तथ्य सही थे, कौन से तथ्य गलत थे, किन तथ्यों को हमें अपनी जांच में शामिल करना है, किन तथ्यों को नहीं करना है ना। किन अब और मानव की तो प्रवृत्ति होती है, किसी चीज को बताते हैं तो बड़ा चढ़ा के बता देते हैं। तो आप जब जांच करने गए तो पता पड़ा कि आग लगी थी थोड़ी सी और उन्होंने इतने भयंकर बताई कि लगे हाँ तो प्रलय आने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि तथ्य जो बताए जा रहे हैं इनमें से मुझे कितना लेना है, कितना लेना है ना। कई बार मोहल्ले में महिलाएं बातें करती हैं, उसमें एक आध समझदार भी पहुंच जाती है, हम लोग दोस्त लोग भी आपस में बात करते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं कई बार। और जब घर आते हैं ना तो थोड़ा सा इनपुट निकाल लाते हैं कि आज की 2 घंटे की बकवास का लास्ट कंक्लूजन ये रहा। ये आप कैसे निकालते हो? ये निकालते हो आप अपनी लॉजिकल एबिलिटी से, तार्किक क्षमता से। लोगों द्वारा कही गई बात में कितनी बात सत्य होगी, ये आपकी तार्किक क्षमता होनी चाहिए। आप कई बार कहते हो ना, अरे ऐसा हो सकता है क्या, बोलते हैं अपन। कोई घटना आपको कोई आके बताता है, अपन कई बार बोलते थे अरे फोकट बात कर रहे हो, ऐसा कोई नहीं होने वाला ऐसा, है ना। तो ये क्या हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा लॉजिकल ब्रेन चल रहा है। इसलिए एक प्रशासनिक अधिकारी को लॉजिकल एबिलिटी होनी चाहिए, उसमें मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए। अब एक आपको यहाँ एग्जाम्पल बताता हूँ, एक प्रिंसिपल बताता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ थिंकर ने मिलके, लेक्चर टफ ना हो आपको, इसलिए उन थिंकर्स के नाम और कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, ये जब आप मैच्योर हो जाओगे तब बताऊंगा। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, ध्यान से सुनना, चाहे तो लिख लो। R इक्वल टू I फॉर इंपॉर्टेंस इंटू ए मतलब होता है एम्बिगिटी, मतलब एक से अधिक अर्थ कितने निकल सकते हैं किसी चीज के, इंटू 1/C। सी मतलब क्रिटिक्स, आर मतलब र्यूमर मतलब आप सभी जानते हो अफवाह। कोई अफवाह कितनी फैलेगी समाज में, ये डिपेंड करता है कि समाज के लोगों के लिए वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। आई इंटू ए, उस चीज के एक से अधिक कितने अर्थ निकाले जा सकते हैं। जितने अधिक अर्थ निकाले जा सकते हैं उतनी अधिक अफवाह फैलेगी। इंटू 1/C, सी को नीचे रखा, क्रिटिक्स, जितने ज्यादा क्रिटिक्स करने वाले लोग होंगे, जितने ज्यादा क्रिटिक्स करने वाले लोग होंगे वो अफवाह को, र्यूमर्स को फैलने से रोकेंगे। मतलब कोई भी र्यूमर्स कितना फैलता है समाज में वो इस बात पे डिपेंड करता है कि पहली बात तो वो इंपॉर्टेंट कितना है, सेकंड चीज उसके एक से अधिक अर्थ कितने निकल सकते हैं, और
ऐसे कितने लोग हैं जो उसमें तार्किक लगा रहे हैं। एक बच्चे का रिक्वेस्ट आई है कि इस बात को फिर से रिपीट कर दूं, फिर से रिपीट करे दे रहा हूं। आर इक्वल टू आई, आई फॉर इंपॉर्टेंस, इंटू ए मतलब एम्बिगिटी, एक से अधिक अर्थ, इंटू 1/c। आप अभी पढ़ते होंगे मैथमेटिक्स, 1/c, 1 लिखने का मतलब होता है उल्टा। मैं एग्जाम्पल दे देता हूं, समझ में आ जाएगा, झंझट छोड़ते हैं, है ना। भारत में अफवाह फैलना बहुत आम घटना है ना? जान ले ले किसी की अफवाह फैला के तो यार। एक बार अफवाह फैली कि गणेश जी और शंकर जी की मूर्तियां दूध पी रही हैं। अब आई, मैंने कहा ना आई, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस तो है इस बात का भाई। क्यों? भारत का आम व्यक्ति बहुत धार्मिक है, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई है। आई, ए, इसके एक से अधिक अर्थ निकाल सकते हैं कि नहीं? क्यों निकाल सकते हैं एक से अधिक अर्थ? आशीर्वाद मिल रहा है, सबका दूध नहीं पी रहे हैं वो, जो सच्चा है ईमानदार है उसी की कटोरी से पी रहे हैं, हर जगह नहीं पी रहे हैं। ये घटना हुई थी, आप लोग शायद छोटे रहे होंगे उस समय, ये बात फैली। अब उसमें सी लगाने वाले, दिमाग लगाने वाले भी, अरे बोले पागलपन के काम मत करो, कुछ ऐसा होता है क्या? साइंटिफिक बातें हैं, अभी कल पेपर में आ जाएगा। कुछ पुरुषों ने अपनी पत्नियों को रोक दिया, अरे बोले बैठो घर पे आराम से, कहाँ वहां लाइन लगा के कटोरी में दूध लेके पिलाने जा रही हो, है ना। तो ऐसा होता है ना। तो जितने सी की मात्रा जितनी ज्यादा होती जाएगी, समाज में अफवाह उतनी ही कम फैलेगी। क्रिटिसाइज करने वाले लोग जितने ज्यादा होंगे, अफवाह उतनी कम फैलेगी। क्रिटिसाइज करने से मतलब यहाँ क्रिटिक्स करना, तर्क लगाने से मतलब है। तार्किक बुद्धि रखने वाले लोग जितने ज्यादा होंगे, तो आप यदि अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हो तो आपके अंदर सी की वैल्यू बहुत अधिक होगी। आप जब किसी से किसी घटना के बारे में, जब आप आई की स्टेज पर होगे, इंटेलिजेंस की स्टेज पर होगे, तथ्य इकट्ठे कर रहे होंगे, उस समय आप उन तथ्यों का पता लगाते समय, उन तथ्यों का पता लगाते समय आप अपनी सी की वैल्यू को, लॉजिकल एबिलिटी को बहुत अच्छा रखोगे, तो ये आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, गलत जानकारी नहीं दे पाएगा, और गलत जानकारी देगा भी तो उसमें से आप सही जानकारी निकाल लोगे। अब निर्णय निर्माण प्रक्रिया यहीं से शुरू हुई। ठीक, तो अब समझे आप कि किसी भी परीक्षा में, बैंक की परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में, सिविल सर्विस की परीक्षा में, यहाँ तक कि नवोदय विद्यालय का यदि आपने कभी एंट्रेंस भी दिया हो, तो उस परीक्षा में भी मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और एलआर क्यों शामिल किया जाता है? हर परीक्षा में शामिल किया जाता है क्योंकि एक सामान्य मनुष्य से ये उम्मीद की जाती है कि वो बनावट में से, झूठ में से सच निकाल ले। आप लोग पेपर में पढ़ते हैं कि एक महिला मंदिर जा रही थी जेवर पहन के, दो ठगने वाले आए और उनने कहा कि माता जी हम आपके इन जेवरों को दुगना कर देंगे, और उनने अपनी बातों में बहलाकर माता जी से उनकी ज्वेलरी उतरवा ली और नकली ज्वेलरी दे दी, या भाग गए ज्वेलरी लेके। ये बहुत आराम से होने वाली घटना है, महीने में एक आध बार आती रहती है पेपर में। तो यहाँ क्या था, तो माता जी ने दिमाग नहीं लगाया, तर्क नहीं लगाया कि कोई भौतिक वस्तु कैसे किसी तंत्र मंत्र से दुगनी हो जाएगी। लॉजिकल एबिलिटी नहीं लगाई उन्होंने, लॉजिकल रीजनिंग नहीं लगाई उन्होंने, हो गया नुकसान। तो कई प्रशासनिक अधिकारी से भी हो जाता है ऐसा। तो जब आप निर्णय निर्माण की
इंटेलिजेंस की प्रक्रिया कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप तथ्यों को परख रहे हैं, तथ्यों को पता लगा रहे हैं, तथ्यों का आप कलेक्शन कर रहे हैं, वैसे में आपकी लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी होगी तभी आप ये काम कर पाएंगे, नहीं तो आप कहीं सुनी बातों में आ जाएंगे। ठीक, अब दूसरी बात पे आते हैं, डिजाइन वाली बात। मैंने कहा अब आपको डिजाइन करना है कि चलो समस्या तो आपको पता लग गई कि क्यों हुई, कौन जिम्मेदार है। अब आपको समस्या हल करने के विकल्प तलाशने हैं कि कैसे इस समस्या को हल करें। तो विकल्प तलाशते समय आईएएस के सिलेबस में फिर डाला गया, विकल्प तलाशते समय आपको क्या होना चाहिए, समाज के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, आपके अंदर मानवीयता होनी चाहिए, आपके अंदर सामाजिक संवेदनशीलता होनी चाहिए, आपके अंदर मानवीय संवेदनाएं होनी चाहिए। इसके अलावा आपके अंदर कानून की जानकारी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि निर्णय लेने चले हैं, विकल्प तलाशने चले हैं कि मैं आईएएस हूं, मैं निर्णय ले लेता हूं, इन सबको फांसी दे दूंगा। अरे तो आपको अधिकार है क्या ये? ना? तो आपको अब जब विकल्प तैयार कर रहे हो, जब आप विकल्प तैयार कर रहे हो तो क्या होना चाहिए आपको? पहली बात, कानून की जानकारी। दूसरा, संवेदनशील समाज के प्रति, मानव जाति के प्रति। तीसरा, उस क्षेत्र की संस्कृति की जानकारी, उस क्षेत्र में कोई धर्म विशेष के लोग रहते हैं उनकी जानकारी। जब आपको ये जानकारियां होगी तब कहीं जाके आप विकल्प तलाश पाओगे। जब कहीं जाके आप विकल्प तलाश पाओगे। तो इसलिए भैया ये जो सिविल सर्विस का सिलेबस होता है, लोग कहते हैं यार इसमें आर्ट एंड कल्चर पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, है ना? क्यों पढ़ाते हैं? अभी मैंने बता दिया ना कि क्यों पढ़ाते हैं। आपको समाज की जानकारी नहीं होनी चाहिए, जिस समाज का आपको लीडर बनना है। आपको उस समाज में मानने वाले लोगों की संस्कृति की जानकारी नहीं होनी चाहिए। आपको डिजाइन करना है निर्णय को, विकल्प तलाशना है निर्णय लेने के। तो आपकी ये जानकारी आईएएस के दौरान पढ़ेगा ये सब्जेक्ट, और जितने जितना जीवंत रूप में इन सब्जेक्ट को पढ़ा है, जितना समझा है, उतने अच्छे से वो ये डिजाइन प्रोसेस कर पाएगा। और जरूरी नहीं है कि ये डिजाइन प्रोसेस केवल पढ़ के ही हो, ये आपके अनुभव के आधार पे भी हो सकती है। हमारे गांव मोहल्ले में कई लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, अनुभव के आधार पर महान निर्णय लिया करते हैं, अनुभव के आधार पर समाज के लिए मिसाल बन जाते हैं। तो क्यों बन जाते हैं वो मिसाल? क्यों? क्योंकि उनकी ऐसी क्षमता है, उन्होंने अपने अनुभव से ऐसी क्षमता डेवलप की है। यह डिजाइन प्रोसेस है। आई फॉर इंटेलिजेंस, डी फॉर डिजाइन, सी फॉर चॉइस। जो आपने अलग अलग विकल्प का चुनाव कर लिया, अब बने आप आईएएस, अलग अलग विकल्प का चुनाव कर लिया, दंगा प्रभावित क्षेत्र में धर्म गुरुओं से मिलना है। दूसरा, ये तो डरे हुए लोग हैं, किसी के भड़काए हुए लोग हैं, आंसू गैस छोड़ना है, लाठी चार्ज करना है, मैं खुद माइक लेके निकल जाऊं, मैं गाना गाते हुए निकल जाऊं, देशभक्ति का गाना लगा दो। सब देख रहे होगे आप ये अभी टीवी में। मैं क्या करूं, कौन सा निर्णय लूं? ये आपने जो विकल्प बनाए हैं ना अभी, किस आधार पे बनाए? आप अपनी तथ्य की लॉजिकल एबिलिटी की परख के आधार पे आपने तथ्य तलाशे थे। उस क्षेत्र की ज्योग्राफी, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, सामाजिक संरचना, मानवीय संवेदना, सामाजिक संवेदना, नैतिकता, इन सब की जिम्मेदारी के आधार पे आपने विकल्प तैयार किए, ऑप्शन तैयार किए। अब आप पहुंच गए तीसरे स्टेज में, चॉइस की स्टेज में आप पहुंच गए
कि आपको निर्णय लेना है। अब आप निर्णय लोगे तो यदि अब आपका निर्णय उतना ही अच्छा होगा जितना अच्छा आप तथ्य तलाश के लाए होंगे। और अब निर्णय लेते समय बहुत मजेदार बात है, सुनना। निर्णय लेते समय फिर दो बातें हो गई। एक किसी बच्चे ने पूछा है कि सर ये लेक्चर बाद में मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। यस सर, आपको इसकी जानकारी देंगे, है ना, और YouTube चैनल पे मिल जाएगा। निर्णय लेते समय फिर दो बातें सामने आ गई आपके सामने। पहली बात, तथ्य, जहां से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शुरू हुई थी, तथ्य। और दूसरी बात, मूल्य, वैल्यूज। आपने पहली प्रोसेस कर ली निर्णय निर्माण की, इंटेलिजेंस। दूसरी कर ली डिजाइन, विकल्प तलाश लिए। अब आप सी, चॉइस कर रहे हो। एक्चुअल में चॉइस को ही निर्णय लेना बोलते हैं कि 10 विकल्पों में से आपको सर्वश्रेष्ठ विकल्प तलाशना है। अब देखना यहां, अब तथ्य तो ये कह रहे हैं कि ये जो दंगा फैलाने वाले लोग थे ये आदतन अपराधी थे और इनसे सख्ती से निपटना चाहिए। ये किराए लेकर आए थे, इनका इस दंगे से, इन भावनाओं से कोई लेना देना नहीं। इनने जानबूझ के यह गलती की, इनने जानबूझ के ये गलती की। तो आप क्या कर रहे हो? तथ्य के आधार पर लगेगा कि यार इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अचानक से आपके मन में आता है कि यार इनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई कर दी, कहीं गोली चलाने के आदेश दे दिए, किसी की डेथ हो गई तो इनका परिवार होगा, इनके बच्चे होंगे, उनका भरण पोषण कैसे होगा? तो तथ्य कह रहा है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करो। आपकी अंतरात्मा कह रही है, आपका मूल्य कह रहा है कि इनको समझा बुझा के छोड़ दो या कुछ लचीले हो जाओ इनके खिलाफ। अब आ गए आप दुविधा में, तथ्य को पकड़ा जाए निर्णय में कि मूल्य को महत्व दिया जाए। तो अब आपको मैंने अचानक लेक्चर लेते लेते एक बात बोल दी कि आपकी अंतरात्मा से आवाज आ रही है कि इनका परिवार है, इनके बच्चे हैं, इनको कम सजा दी जाए, लचीली सजा दी जाए। तथ्य कह रहे हैं इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। अब यहां कौन गाइड करेगा आपको? अब लॉजिकल एबिलिटी तो आप लगाए, अब यहां द्वंद्व हो गया आपके अंदर। क्या द्वंद्व हो गया? कि तथ्यों के आधार पर निर्णय लूं कि मानवीयता के आधार पर निर्णय लूं। इसलिए सिविल सर्विस ने अपने सिलेबस में एक सब्जेक्ट डाला, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आप निर्णय लेते समय कितना बैलेंस रहोगे। निर्णय लेते समय आप अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, और कितना कंट्रोल करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य जब दुविधा में होता है, तब समझना दुविधा काहे के बीच होती है? प्रत्येक मनुष्य के बीच दुविधा होती है, प्रत्येक मनुष्य के बीच में तथ्य और मूल्य के बीच, कि मैं निर्णय तथ्य के आधार पर लूं कि मूल्य के आधार पर निर्णय लूं। जब ये दुविधा होती है मनुष्य के बीच, तो उसकी अंतरात्मा, उसका जो आत्मा है वो उसकी मार्गदर्शक बनती है। तो आइए मैथ्स का सिलेबस उठा के देख लो, यूनिट 3 का टॉपिक है नैतिक दुविधा की स्थिति में अंतरात्मा आपके एक मार्गदर्शक के रूप में। आईएएस परीक्षा के मुख्य परीक्षा की यूनिट 3 का टॉपिक है कि निर्णय निर्माण प्रक्रिया के दौरान
तत्व और मूल में जब चयन करने की स्थिति में आप नैतिक दुविधा में फंस जाते हो तो अंतरात्मा आपके मार्गदर्शक के रूप में अब आपका मार्गदर्शन अंतरात्मा करेगी। अब देखो तो चले कहां से थे, आ कहां गए। अब अंतरात्मा कब अच्छा मार्गदर्शन करेगी? मान लो आप नकल करके आईएएस बने, धोखे से आईएएस बने, या आप आईएएस हो ही नहीं, आप तो गुंडे हो, तो आपकी अंतरात्मा वैसा ही मार्गदर्शन करेगी। आप संत हो तो आपकी अंतरात्मा वैसा ही मार्गदर्शन करेगी। आप सोशल सर्विस करने वाले हो तो आपकी अंतरात्मा वैसा ही मार्गदर्शन करेगी। आप महिला विरोधी हो तो आपकी अंतरात्मा वैसा करेगी। आप बच्चों के प्रति, महिलाओं के प्रति संवेदना रखते हो तो आपकी अंतरात्मा वैसा मार्गदर्शन करेगी। तो अब यहां पढ़ना जरूरी है कि आपकी अंतरात्मा कैसे बनती है। तो आपकी अंतरात्मा बनती है आपकी सोचने की क्षमता से। आपके मन में जो विचार आते हैं, इसको सीधी भाषा में मैं बोलूं, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका एप्टीट्यूड कैसा है, और सीधा बोल दूं आपकी मनोवृत्ति कैसी है, आपका सोचने का नजरिया कैसा है। आपका जैसा सोचने का नजरिया होगा वैसी अंतरात्मा होती है। किसी के सोचने का नजरिया है कि हर गरीब चोर होता है, तो आप देखते हो उससे वैसे ही व्यवहार करते हैं लोग कि नहीं। तो जिसका जैसा नजरिया है उसकी वैसी अंतरात्मा की आवाज आएगी। तो नजरिया कौन बनाता है? देखो, हम पूरा सिलेबस कराए दे रहा हूं मैं। हम कहां से चले, वापस पकड़ लाते हैं ट्रेन को। हम चले थे निर्णय कैसे लें, तो निर्णय लेते समय हमने सबसे पहले आई समस्या का पता लगाया, डिजाइन समस्या के विकल्प तलाशे, डिजाइन करने के बाद हम सी प्रक्रिया पे आए, चॉइस की प्रक्रिया में आए कि मैं कौन सा निर्णय लूं। अब जब निर्णय लेने की बारी आई तो तत्व और मूल्य के बीच में द्वंद्व हो गया कि अब मैं कानून सम्मत निर्णय लूं कि थोड़ा लचीला निर्णय लूं, संवेदनशीलता के आधार पर निर्णय लूं। तो अब मैंने कहा जब अब ऐसा द्वंद्व हो गया तो आपकी अंतरात्मा आपको निर्णय लेने में मदद करेगी। तो अंतरात्मा आपको कैसे निर्णय लेने में मदद करेगी? जिस प्रकार की आपकी मनोवृत्ति होगी वैसे ही आपकी अंतरात्मा की आपकी आवाज होगी। तो फिर ये मनोवृत्ति कैसी होगी आपकी? तो आपकी मनोवृत्ति वैसी होगी जैसी ही आपका पर्यावरण होगा, जैसी आपकी संगत होगी। इसलिए कह गए बुजुर्ग कि अच्छी दोस्ती करो, अच्छी संगत रखो। क्यों? अच्छी संगत रखोगे तो आपका पर्यावरण, सराउंडिंग अच्छी होगी, आपकी सराउंडिंग अच्छी होगी, मन में विचार अच्छे आएंगे, मन में विचार अच्छे आएंगे, आपकी मनोवृत्ति अच्छी बनेगी। जब मनोवृत्ति अच्छी बनेगी तो आप मूल और तथ्य के आधार पर जब निर्णय लेने के बीच द्वंद्व होगा तो आप सर्वश्रेष्ठ निर्णय लोगे। यदि कोई ऐसी जगह पे रहता है जिसके दोस्त ऐसे हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, वो बाइक से जा रहा है, वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ यही बातें करता है कि मैंने उसको मारा, इसको मारा, इसको चाकू मारा, बाइक से जाते जाते अचानक से थोड़ी सी टक्कर लग जाती है, वो निर्णय लेगा वो यहाँ पे भी। अब उसकी मनोवृत्ति ऐसी है, उसके मन में 1 मिनट के लिए आया कि इसको माफ कर दूं कि इसको मारूं। तत्व और मूल्य के बीच द्वंद्व हुआ। अब लेकिन यहाँ पे उसकी मनोवृत्ति क्या है? यदि गुंडे वाली है तो वो झगड़ा करेगा, यदि संत वाली है तो वो माफ करेगा। तो केवल आईएएस की बात नहीं पढ़ा रहा हूं आज मैं, ये आप अच्छे इंसान बन जाओगे, है ना। तो 3 प्रक्रिया, 3 चरण मैंने बताए। फिर बोलता हूं, आई जिसमें समस्या का पता लगाना, डी फॉर डिजाइन जिसमें विकल्प तलाशना समस्या हल करने के, फॉर चॉइस सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। और जब चाहे प्रशासनिक मानव हो, मतलब कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे सामाजिक मानव हो, चाहे धार्मिक मानव हो, किसी भी प्रकार का जब निर्णय लिया जाएगा तो सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेते समय तत्व और मूल्य के बीच द्वंद्व होगा, और उस तत्व और मूल्य के बीच के द्वंद्व में
आपको अपनी अंतरात्मा से निर्णय लेना पड़ेगा। अंतरात्मा से निर्णय लेते आप तभी अच्छा ले पाओगे जब आपकी मनोवृत्ति अच्छी होगी, आपके अंदर नैतिकता होगी, आपके अंदर मूल्य होंगे, आपके अंदर करुणा होगी, आपके अंदर सत्यनिष्ठा होगी, आपके अंदर ईमानदारी होगी, आपके अंदर सहिष्णुता होगी। इसलिए रिसर्च की गई और ये पता चला कि अच्छा कलेक्टर तो वही है जो अच्छे निर्णय लेता है, और अच्छा निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक से एक अधिकारी अंतिम चरण में फंस जाता है। जब तत्व और मूल्य के बीच द्वंद्व होता है तो वहां उसकी अंतरात्मा उसका मार्गदर्शन करती है, और अंतरात्मा उसी का अच्छा मार्गदर्शन करती है जिसकी अच्छी मनोवृत्ति होती है, और मनोवृत्ति उसी की अच्छी होती है जिसका पर्यावरण अच्छा होता है। तो उनने कहा कि अब कहाँ से ढूंढ के लाए यार ऐसा आईएएस। तो ऐसा आईएएस को ढूंढने के लिए उनने मेंस परीक्षा में चौथा पेपर डाल दिया, इथिक्स। पेपर का सिलेबस क्या है? एक सांस में मैंने कुछ शब्द बोले: नैतिकता, मूल्य, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, करुणा, सहानुभूति, समानुभूति, दुविधा, अंतरात्मा, पूर्वाग्रह, ये सब सिलेबस में डाल दिया। और इन सिलेबस के आधार पर केस स्टडी पूछ लेते हैं। तो वो केस स्टडी में क्या करवा रहे हैं आपसे? वो केस स्टडी में आपसे करवा रहे हैं निर्णय निर्माण। और उस निर्णय निर्माण करते समय आप कैसे आई कर पाते हो, कैसे डी की प्रोसेस कर पाते हो, और कैसे सी फॉर चॉइस की प्रोसेस कर पाते हो, ये आपसे पूछा जाएगा। तो पहले एक एग्जाम्पल देने से पहले, एक आपको उदाहरण देने से पहले, एक प्रश्न हल कराने से पहले आपको एक लाइन में एक बार फिर बोलता हूं जो हमने अभी तक पढ़ा। पहली बात, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं, आई डी सी। आई में समस्या का पता लगाना, डी में समस्या को हल करने के विकल्प तलाशना, सी में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। और जब सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करते हो तो आप आई प्रक्रिया से पकड़ के जो तथ्य लाए थे वो, और आपके अंदर जो मूल्य हैं वो, उन दोनों में द्वंद्व होता है। उन दोनों में द्वंद्व होते समय अंतरात्मा आपकी मार्गदर्शक बनती है, और अंतरात्मा जब आपकी मार्गदर्शक बनती है तो आपकी मनोवृत्ति कहता है उस प्रकार का वो आपको मार्गदर्शन देगी। इसलिए आईएएस परीक्षा में सब डाला गया। अब इस आधार पे केस पूछे जाते हैं। मैंने कहा ना 2 दिन लेक्चर लगेगा, ये एक आज लगेगा, एक कल लगेगा। एक बच्चे का क्वेश्चन आया है कि सर अगर मोरल वैल्यू और रिलीजन के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने लगा डिसीजन मेकिंग में, फिर कैसे डिसीजन लेंगे? मोरल वैल्यू से लेंगे। यही आपकी अंतरात्मा है। मैंने कहा ना, अंतरात्मा ही आपका मार्गदर्शन करेगी, अंतरात्मा ही आपका मार्गदर्शन करेगी। तो आप रिलीजन की किन बातों को तथ्य के रूप में लेते हो, रिलीजन में आप कितनी गहराई से तार्किक हो? कहीं धार्मिक अंधांध तो नहीं हो आप? धार्मिक अंधांध हो आप तो आपके अंदर प्रशासनिक निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है। हमेशा वैसे में मोरालिटी निर्णय लेगी। बहुत बेहतरीन टॉपिक है ये, बहुत ध्यान से सुनना है। और मैं कहता हूं जितने लोग आप यहाँ अवेलेबल हो, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये मेरी सिर्फ सोच है, मेरे दिमाग की उपज है, कोई किताब का मटेरियल नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये लेक्चर हमारी टेक्निकल टीम यूट्यूब चैनल पे भी डालेगी, आप उसको भी सुनना। हो सकता है कि मुझे ये 2 दिन रखे हैं मैंने इस लेक्चर के लिए, आज का दिन है, कल का दिन है, हो सकता है मुझे तीसरा दिन भी लेना पड़ जाए इस लेक्चर को, लेकिन आपको निर्णय निर्माण तो सिखा दूंगा।
यदि आप आईएएस परीक्षा दोगे तो ना तो निर्णय निर्माण का क्वेश्चन गलत होने दूंगा, न केस स्टडी का क्वेश्चन गलत होने दूंगा, और जो व्यक्ति ये 2 दिन के लेक्चर अटेंड करेगा उसको अपराधी तो नहीं बनने दूंगा, उसको एक अच्छा मनुष्य तो बना दूंगा, उसको अच्छा निर्णय लेना तो मैं सिखा दूंगा। मैं अच्छा निर्णय का ये नहीं कहता हूं कि आईएएस बन जाओ, हमारी कोचिंग ज्वाइन कर लो, नहीं। अच्छा मनुष्य वो है जो अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी आर्थिक, सामाजिक, अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार निर्णय ले। तो निर्णय निर्माण तो हर को करना है, तो मैं आपको ऐसा निर्णय निर्माण सिखा दूंगा इन 2 या 3 लेक्चर में कि आपको सर्वश्रेष्ठ मिल जाएगा अपने भीतर का। और जो मैंने पहले दिन कहा था री इन्वेंशन करना है इस लॉकडाउन में, वो री इन्वेंशन कर पाओगे। बस 2 दिन ये पेशेंस रखना है और इस लेक्चर को बार बार सुनना है, क्योंकि अभी मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं लगभग 1 घंटे का समय हो गया है। आप सभी छोटे बच्चे हो, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो मैं इतनी भूमिका बनाने के बाद आईडीसी प्रक्रिया समझाई, तत्व और मूल के बीच का द्वंद्व समझाया, अंतरात्मा का मार्गदर्शन समझाया। अभी हमें आगे बढ़ना है कि अंतरात्मा कैसे मार्गदर्शन करेगी, और उसके बाद हम वर्ष 2017 और 18 और आप कहोगे तो 19, 2017, 18, 19 में आईएएस प्री में पूछे गए डिसीजन मेकिंग के प्रश्न और आईएएस मेंस में पूछे गए इथिक्स में केस स्टडी के प्रश्न यहाँ लाके उसको सॉल्व कर लेंगे। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि देखो मैं सिर्फ 2 लेक्चर अटेंड करके प्री के 15 क्वेश्चन और 65 नंबर की केस स्टडी सॉल्व कर सकता हूँ। जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको पता चलेगा आईएएस क्या होता है, और जो एक सामान्य मनुष्य हैं उनको पता चलेगा निर्णय निर्माण कैसे करना है। तो आज के इस लेक्चर को यहीं रोक रहा हूं। लेक्चर लंबा खिंच गया, नहीं तो आपके लिए मैं आईएएस का पेपर लेके आया था। इस पेपर से मुझे आपको सॉल्व कराना था, अब इसको मैं कल सॉल्व कराऊंगा, है ना। कल अपना काम रहेगा। मैंने कहा 2017, 18, 19 के आईएएस के प्री के क्वेश्चन और मेंस की केस स्टडी निर्णय निर्माण डिसीजन मेकिंग के लिए, है ना। तो कल वापिस 9 बजे मिलेंगे इसी समय पर। हो सकता है लेक्चर ज़्यादा लेना पड़े, परसों भी लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा लेना पड़ा कल भी ज़्यादा लूँगा। आज आपका दिन शुभ रहे, अच्छा रहे। आज हमने कुछ पढ़ा, उसमें कुछ भावनात्मक सीखने की बातें थी। लेक्चर खत्म होने के बाद 10 मिनट शांत बैठ के उन बातों का मनन करना। ज़रूरत पड़े तो कोठारी इंस्टीट्यूट नाम का चैनल है, यूट्यूब चैनल, आप उस चैनल पे जाके उस लेक्चर के मेन मुख्य अंश वापिस से सुनना। पर निर्णय निर्माण तो अपन सीख के रहेंगे। चलो खुश रहो, बढ़िया प्रसन्न रहो, अच्छे नागरिक बनो, अच्छे सिविल सर्वेंट बनो ना। चलो कल वापिस 9 बजे मिलते हैं।